तक हमने ऑपरेटर कौन कौन से कर दिए। तो वैसे ही एक ना हमारे पास एक और ऑपरेटर आते हैं जिनका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। यानी जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रिलेशनल ऑपरेटर, या इन्हें कई बार हम कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं। और ये ऑपरेटर टोटल हमारे पास 6 है। एक तो ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इक्वालिटी के लिए डबल इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू। तो मॉडल यानी कि टोटल ये 6 ऑपरेटर हो गए। अब इनकी वर्किंग कैसे है, जैसे नॉर्मली हम इनको क्यों यूज करते हैं, एक वेरिएबल का किसी कांस्टेंट के साथ या किसी कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ रिलेशन चेकआउट करने के लिए हम यूज करते हैं। यानी इसे भी हम ये कह सकते हैं कि फॉर कंपैरिजन हम इसको यूज करते हैं। ठीक, जैसे लेट अस सपोज मुझे ये कंफर्म करना हो कि ये पर्टिकुलर नंबर क्या इससे अबव है या बिलो है, वो चेक करने के लिए हम ग्रेटर देन कुछ ऐसे लगा सकते हैं। अब क्या होगा, ए यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं कंपेयर कर रहा हूँ 10 से, क्या वो 10 से बिगर है या स्मॉलर है, बिगर है या नहीं है, मतलब सिंपली ये चेक ये लगाएगा। अब होगा क्या, या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी या ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब इसके साथ, और यहाँ पे दो ही रिजल्ट आते हैं, या तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी या अनसेटिस्फाई होगी, ट्रू और फॉल्स। पर हमारे सी के अंदर ना ट्रू फॉल्स नाम की कोई चीज नहीं है। जब ये कंडीशन ट्रू देता है तो वो आपको 1 देगा, और जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये आपको 0 देगा। मतलब इसका बिहेवियर क्या है कि इसने कंडीशन जो भी ये रिजल्ट लाएगा ये 1 और 0 में आपको आंसर देगा। यानी इसने 1 देना है, 0 देना है, और इसी तरीके से ये काम करता है। बस जो थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो ये है कि ये ऑपरेटर इक्वालिटी है और एक ये है खाली इक्वल टू, वो असाइनमेंट है। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, इसका ध्यान रखना, नॉर्मली यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है। क्लियर इतना? अब उसके नेक्स्ट आता है कि अभी तक हमने जितने प्रोग्राम बनाए ना वो एक सीक्वेंस में काम करते हैं। सीक्वेंस में काम करने का मतलब क्या है, पहली स्टेटमेंट चलेगी, फिर दूसरी चलेगी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, इस तरीके से। यानी एक सीक्वेंशियल फ्लो है हमारे प्रोग्राम का। ये नहीं होता कि मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि कुछ टाइम ये चले, कुछ टाइम ये चले। मतलब एक ही प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स लिखी है, मैं चाहता हूँ कुछ टाइम एक अलग एक्टिविटी होनी चाहिए, कुछ टाइम अलग एक्टिविटी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट्स आते हैं। और अगर हम अपनी रियल लाइफ में भी देखें तो हम कई जगह काम करते हुए डिसीजन मेकअप करते हैं। जैसे सपोज करो तुम्हें सेंटर आना है, सेंटर आने के कई तरीके हैं, तो तुम डिसीजन मेक करते हो कि आज इधर से जाना है या इधर से जाना है, मतलब वो वहाँ भी हम डिसीजन मेकअप करते हैं। तो वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी डिसीजन मेकिंग होती है, और डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे पास डिसीजन स्टेटमेंट्स। अब डिसीजन स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं? पहली जो स्टेटमेंट आती है वो है इफ स्टेटमेंट। मतलब पहली जो स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं वो है इफ स्टेटमेंट आप बना सकते हैं। अब इफ स्टेटमेंट काम कैसे करती है, आप इफ लिखोगे और इसके अंदर इसको दोगे इंटीग्रल एक्सप्रेशन, और ऐसे इसका एक ब्लॉक स्टार्ट होगा और ऐसे एक ब्लॉक बनता। इसके पीछे सेमीकोलन नहीं लगाते क्योंकि इसका अपना एक ब्लॉक होता है, ठीक है। और इसको हम कहते हैं इफ कोड ब्लॉक, यानी कि ये इफ का कोड ब्लॉक है। ये जैसे वर्ड में लिखते हैं उसके साथ कर्ली ब्रेसेस और कर्ली ब्रेसेस बंद होते हैं तो उसे कहा जाता है वो मेन का कोड ब्लॉक है, ये इफ का कोड ब्लॉक है। इंटीग्रल एक्सप्रेशन में अब दो चीजें हैं, एक तो अगर आता है नॉन जीरो नंबर, ठीक, यानी जो आपने एक्सप्रेशन दी वो एक नॉन जीरो नंबर देता है, देन एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक। अगर नॉन जीरो नंबर आता है तो ये
इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक। और अगर आता है 0 तो नेवर एग्जीक्यूट इफ ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये मतलब बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, नॉन जीरो नंबर है तो यहाँ पे आ जाता है। यानी कि कहने का मतलब आप इफ के अंदर इंटीग्रल एक्सप्रेशन लिख सकते हो, बट रिमेंबर वन थिंग, नॉर्मली हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं a greater than 10। तो इसका मतलब ये हुआ अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो क्या देगा 1, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो 0। तो इसका मतलब जब 1 आया तो मीन नॉन जीरो है, तो वो अपने वाले ब्लॉक को चला देगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं करेगा, ब्लॉक को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्लियर ये काम? ये पहली स्टेटमेंट है, यानी कि एक इफ स्टेटमेंट है। पर इस इफ स्टेटमेंट में बस जब कंडीशन ट्रू होती है तब ये चलता है। पर मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा हो कि अगर कंडीशन फेल हो जाए यानी 0 आ जाए तब भी कुछ ऑल्टरनेटिवली होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास आती है इफ एल्स। ठीक है, मतलब जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके अंदर वो है इफ और एल्स, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट हमें मिलेगी वो है इफ एल्स स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट क्या कहती है? अगेन आप इफ लिखो, अब यहाँ पे आप इंटीग्रल एक्सप्रेशन भी लिख सकते हो, मींस यहाँ पे से इंटीजर चाहिए होता है बेसिकली। अब वो इंटीजर चाहे उसे इंटीग्रल एक्सप्रेशन दे रही हो या कोई रिलेशनल एक्सप्रेशन दे रही हो, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस तरीके से ब्लॉक होगा और एक आप एल्स बनाओगे और एल्स इस तरीके से लिखते, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? इफ इट गिव्स ट्रू देन इट एग्जीक्यूट, if block, if it gives false then it execute, else, तो ये else ब्लॉक को एग्जीक्यूट करें, ठीक है। अब यहाँ पर जब तुम भी याद रखना सी के अंदर अगर ट्रू एंड फॉल्स टर्म यूज कर रहे हैं तो तुमने समझ लेना ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। या एक टर्म और भी समझ सकते हो, खाली 1 ही ट्रू नहीं कंसीडर करता, अगर कोई नॉन जीरो नंबर भी है इज आल्सो मीन ट्रू, ठीक है। तो उसका मतलब भी ट्रू ही होता है, यानी कि फॉल्स को रिप्रेजेंट करने का सिर्फ एक ही नंबर है और वो है 0। मतलब 0 आया तो वो फॉल्स बनाना चाहिए। इतना क्लियर होता है? बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, else block never comes without if block। मतलब कभी भी जो else है वो बिना if के नहीं आएगा। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि अगर else बना रहे हो तो उसका कॉरस्पॉन्ड if block होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको एरर आ सकता है। क्लियर? इसमें बताओ, ये तो था हमारा दूसरी डिसीजन स्टेटमेंट। एक तीसरी डिसीजन स्टेटमेंट आती है जिसका नाम है नेस्टेड इफ एल्स। मतलब जो तीसरी स्टेटमेंट हमें मिलेगी उसका नाम है नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स में क्या होता है? नेस्टेड इफ एल्स ये कहता है किसी इफ ब्लॉक के अंदर एक फर्दर इफ आ सकता है, ठीक, और किसी एल्स ब्लॉक के अंदर फर्दर इफ एल्स आ सकता है। यानी कि आप ऐसे इफ बना रहे हो तो इसके अंदर अगर एक इफ एल्स लिख दोगे तो ये पॉसिबल है। अगर आप एल्स लिखा है उसके अंदर भी अगर इफ एल्स बना दोगे तो ये भी पॉसिबल है। इसको नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं, यानी इफ के अंदर इफ लिखा जा सकता है, मतलब वो कोई एरर नहीं होगी, इफ के अंदर हम फर्दर इफ को राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद जो लास्ट डिसीजन स्टेटमेंट है, यानी इफ एल्स को लिखने की एक लास्ट टर्म, दैट इज एल्स इफ।
ठीक है, अब लास्ट क्या कहते हैं ब्लॉक चेकआउट करते हैं कि लास्ट वाला ब्लॉक कौन सा है और उसको हम एल्स इफ कहते हैं। ठीक है, अब ये जो नेस्टेड इफ एल्स है, एल्स इफ एल्स में सिंटैक्स वैसा ही रहता है, बस जस्ट थोड़ी सी फॉर्म चेंज होती है। जैसे मैं यहाँ आता हूँ एल्स इफ क्या कहता है, इफ वी फाउंड ओनली इफ और if else block inside else block, यानी लेट अस सपोज करो आपने सारा अपना स्ट्रक्चर बना लिया। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको रियलाइज हुआ कि मेरा जो else ब्लॉक है इसमें सिर्फ if स्टेटमेंट आ रही है और if else स्टेटमेंट आ रही है, मतलब दोनों में से कोई भी सिचुएशन है तो आप else if लगा सकते हैं। else if का कोई एज सच इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी प्रोग्रामिंग में, जस्ट ये आपको लिखने की सहूलियत देते हैं। मतलब जब आप टाइप कर रहे हो, टाइप करते हुए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। जैसे इस केस में हमें दिख रहा है एल्स के अंदर सिर्फ इफ एल्स ब्लॉक है, तो आप इस एल्स को ऐसे लिख सकते हो, एल्स इफ ऐसे लिख सकते हो। मतलब इस वाली फॉर्म को आप इस तरीके से लिख दोगे तो उसके लिए वैलिड कंसीडरेशन। ठीक है, और इससे आपको फायदा क्या हुआ, तो हम लिखने पड़े, बस आपको ये एडवांटेज मिलेगा, इसके अलावा और कोई एडवांटेज नहीं। यानी बस एक लिखने की मतलब लिखने का शॉर्टकट दिया हुआ है कि अगर आप ऐसे लिखते हो तो आपको ये एडवांटेज हो जाएगा। ये जस्ट एक टाइपिंग एफर्ट रिड्यूस करने के लिए कि आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो कि कितने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने कितने क्लोज करने, तो एक क्लियर वो तुम्हारा कम कर देगा। ये एल्स। अब इसको प्रैक्टिकली चेकआउट करेंगे कि जो ये हमने इफ एल्स ब्लॉक बनाए ये चेकआउट। ठीक, यहाँ आते हैं सबसे पहले CD TC बिन दिख रहा है सबको, तो थोड़ी अपनी सेटिंग कर लो पहले, तब नहीं रोना पड़ेगा। ऐसे अब जैसे मैं यहाँ आता हूँ, अब मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिसमें इनका यूज़ करना चाहता हूँ, पर सबसे पहले मैं ये देखना चाहता हूँ जो मैंने ये कम्युनिकेट किया था तुम्हें कि ये 0-1 की फॉर्म में ही वैल्यू रिटर्न करता है, उसे कंफर्म करते हैं कि क्या सही में ये 0-1 की फॉर्म में वैल्यू रिटर्न करता है। तो हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं कि ऑपरेटर क्या सही में 0-1 रिटर्न करते हैं कि नहीं करते, वो चेकआउट करते हैं। मैंने एक इंटीजर नाम लिया, एक आंसर लिया, नम की वैल्यू मैंने 19 ली, आंसर इज इक्वल टू नम ग्रेटर देन 10, प्रिंटफ %d और आंसर की वैल्यू को डिस्प्ले करिए। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये 1 देना चाहिए, तो जब मैं इसे चलाता हूँ तो आंसर में 1 आ गया। मैं कंडीशन को फेल करने की कोशिश करता हूँ, चलाया 0 आ गया। यानी जब भी आप कुछ इस तरीके से कंडीशन डालते हो तो ये क्या देगा आपको, 0 और 1 में आंसर रिटर्न बैक करता है। अब मैं यहाँ आता हूँ और अगला क्वेश्चन ट्राई आउट करता हूँ। अब इसमें मैं क्या चाहता हूँ कि इफ ब्लॉक को यूज करना चाहता हूँ। इफ ब्लॉक को यूज करने के लिए मैं कहता हूँ एक नंबर लेता हूँ और इसे यूजर से इनपुट करता हूँ। मैं यहाँ आया, मैंने मैसेज दिया प्रिंटफ एंटर एनी नंबर, scanf %d %num। मैंने यहाँ चेक किया, अगर नम ग्रेटर देन 100 है तो मैसेज आ जाए गुड नंबर। इतना लिख के मैंने छोड़ दिया। अब अगर मैं चलाता हूँ 123 देखता हूँ तो लिखा आ जाएगा गुड नंबर, पर अगर मैं कंडीशन फेल कर दूँ, मैं 12 डाल दूँ, देन इफ ब्लॉक अनसेटिस्फाई हुआ तो इट मींस इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं करेगा, तो सिंपली वो अगला पोर्शन चला देगा। यानी कि इफ ब्लॉक से क्या होता है कि अगर एक कंडीशन के बेस पे वो
वर्किंग होगी, अदरवाइज वो वर्किंग नहीं होगी। ठीक है, अब हम एक इफ एल्स का डेमोंस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसके लिए मैं क्वेश्चन बनाना चाहता हूँ कि एक नंबर इनपुट हो और आप उसे चेक करके बता दो कि क्या वो इवन नंबर है या ओड नंबर है। मतलब एक ऐसी कोडिंग हम करना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, एक नंबर लिया, इनपुट करा लिया और यहाँ कंडीशन दी। अब मुझे पता कैसे लगेगा कि ये नंबर इवन है या नहीं है? 2 से डिवाइड करके पता लगेगा। और मैं यहाँ यूज कर लूंगा मॉडुलस ऑपरेटर। 2 से डिवाइड करेगा वो और रिमाइंडर देगा, और अगर रिमाइंडर आ गया 0 के इक्वल तो इट मींस इवन नंबर। तो मैं लिखा 2 से डिवाइड करो, और 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अगर 0 आ रहा है तो इसका मतलब इवन नंबर है, एल्स printf और नंबर। ये देखिए, रन किया, नंबर 12 डाला तो आ जाएगा इवन नंबर। अगर मैं अब 13 वगैरह डालूं तो और नंबर दिखा। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन वर्क कर जाए। यानी कि इफ एल्स इस तरीके से नॉर्मली चेकिंग करने की कंडीशंस में आएंगे। यानी इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें कुछ वेरीफाई करना होगा कि क्या ये चीज, क्या ये कंडीशन मीट कर रही है। अगर मीट कर रही है तो उसके हिसाब से परफॉर्म करें। जैसे हम कॉल सेंटर वगैरह में फोन करते हैं तो एक मशीन रिप्लाई करती है, तो जो आपसे पूछती रहती है प्रेस 1 फॉर दैट, प्रेस 1 2 फॉर दैट। तो उनको क्या करते हैं, वहाँ ये इफ एल्स ही लिखा रखा है प्रोग्राम के अंदर कि अगर 1 आता है तो 1 से कंपेयर करता है तो ये वाला एक्शन चला देगा, एल्स इफ वो दूसरे वाला एक्शन चला देगा। इस तरीके से वो प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ आता हूँ, अगला क्वेश्चन करता हूँ कि मैं चाहता हूँ 2 नंबर लूँ, उन 2 नंबर को चेकआउट करूँ कि उनमें से लार्जेस्ट कौन सा है। उसके लिए मैं 2 नंबर, सबसे पहले तो मेरे पास 2 नंबर होने चाहिए। तो मैंने एक N1 लिया, एक N2 लिया। यहाँ में आया फर्स्ट नंबर, printf एंटर, सेकंड नंबर लिया और scanf एंटर। मैं यहाँ आया, सीधा मैं लिखा N1 ग्रेटर देन N2। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लिखा आ जाए फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। अदरवाइज अगर कंडीशन होती है फेल तो यहां आ जाए सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। सेव किया, कंपाइल किया, रन किया। मैं डाला 1 डाला और यहाँ 4 डाला तो आंसर आ गया सेकंड नंबर इज लार्जेस्ट। मैं यहाँ 12 डालता हूँ, यहाँ 3 डालता हूँ, फर्स्ट नंबर इज लार्जेस्ट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ 12 डालता हूँ, यहाँ 12 डालता हूँ। अब क्या आउटपुट आएगा? कुछ भी नहीं। पर एक चीज सोचो, ऐसा क्यों? देखो कंप्यूटर में इफ कंडीशन जाएगी, N1 के पास क्या है 12, N2 के पास है 12, तो कंडीशन क्या दी हुई है? N1 ग्रेटर देन N2, यानी 12 इज ग्रेटर देन 12, यस और नो। नो तो क्या होगा? एल्स ब्लॉक में जाएगा और आंसर क्या आएगा? गॉट दैट थिंग। अब इस चीज में सोचना क्या है? सोचना ये है कि देखो कंप्यूटर उतना ही करता है जितना बताया जाता है। जैसे तुम्हें दिख गया कि हाँ भाई 12 मैच कर रहा है तो कुछ होना नहीं चाहिए, तो ग्रेटर नहीं है, पर लेकिन ऐसी चीज हमने उसे नहीं बताई। उसे जितना बताया वो उतने में ही काम करेगा। तो रिमेंबर दैट, यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। जो मैं कहता हूँ ना, हमारा माइंड थोड़ा सा तेज है, वो इसी रीजन से तेज है कि हम 1-2 स्टेप एक्स्ट्रा भी इन्वॉल्व कर लेते हैं साथ के साथ, पर लेकिन कंप्यूटर में उतने स्टेप्स चलेंगे जितने लिखे होंगे। तो उसमें लिखे हुए के हिसाब से तो सही दिया, और इसको हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। जैसे मैंने तुम्हें 4 तरह की एरर्स बताई। पहली एरर थी सिंटैक्स एरर, लिंकर एरर, तीसरी लॉजिकल एरर, यानी कि मेरे हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, पर जब हमने एक्चुअली रन करके देखा तो प्रोग्राम वो आउटपुट नहीं दे रहा जो हमें चाहिए। तो यानी कि मेरे लॉजिक में कुछ फॉल्ट्स हैं। अब इन फॉल्ट्स को रिमूव कर दो। तो रिमूव करने की टेक्निक क्या है? आप यहाँ आओ,
इफ n1 इज इक्वल टू n, मैंने सबसे पहले चेक किया कि कहीं दोनों इक्वल तो नहीं है। अगर दोनों इक्वल निकलते हैं तो आ जाए मैसेज बोथ नंबर आर इक्वल, मतलब मैंने एक स्पेशल केस बना दिया इसका जिसमें मुझे चेक करें। एल्स अगर मैच नहीं करते तो ये वाला पोर्शन अलग रखें। ये मैंने केस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, उस केस के एक्स्ट्रा ऐड होने से क्या होगा, वो सारे केसेस कंसीडर करके चलेंगे। तो जब हम प्रोग्राम बनाते हैं ना ऐसे, तो आपने मैक्सिमम केसेस को कंसीडर करके चलना। जैसे डाला 12 बोथ नंबर आर इक्वल, तो ये इस तरीके से काम करेगा। इतना क्लियर है। अब एक क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है, इनपुट एनी डे नंबर। मतलब मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूं जिसमें हम यूजर से डे नंबर की डिमांड करेंगे। अब वो जो डे नंबर डालेगा उस डे नंबर के हिसाब से जो कॉरस्पॉन्ड डे का नेम होगा वो हम शो कर देंगे। यानी कि अगर 1 प्रेस करता है तो वो शो करना चाहिए मंडे, अगर वो 2 प्रेस करता है तो ट्यूसडे, थर्सडे, जितने भी फ्राइडे वगैरह आते हैं 7 पे संडे दिखा दे, और अगर इनके अलावा कोई नंबर डालता है तो ये दिखा दे इनवैलिड डे नंबर एंटर। तो इस प्रोग्राम को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ आता हूँ, मैंने वॉइड में लिया। सबसे पहले मुझे एक नंबर इनपुट कराना है तो मैंने एक इंटीजर डे लिया, मैं लिया printf एंटर एनी डे नंबर, मतलब कोई यूजर कोई डे नंबर एंटर करे, scanf %d %d, मैं डे लगा। सबसे पहले मैं कंपेयर करूंगा डे क्या इक्वल है 1 के, अगर होता है तो मैसेज आ जाए printf इट्स मंडे। ठीक, अगर नहीं होता तो पॉसिबिलिटी है क्या वो डे 2 के इक्वल हो। ठीक, तो printf लिखा आ जाए इट्स ट्यूसडे। अगर ये भी नहीं होता तो पॉसिबिलिटी है डे 3 के इक्वल हो, तो वहां मैसेज आ जाए printf वेडनेसडे। अगर ये भी नहीं होता तो एल्स, मतलब एक ना सिंपल सा तरीका है, जैसे जैसे तुम्हारे मन में आता है ना, जैसे कंडीशन ट्रू होती है तो ये करेंगे, एल्स ये करेंगे, मतलब इस तरीके से ब्रांचिंग करते चलो। अगर ये प्रॉपर करते रहोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस थोड़ी प्रॉब्लम आएगी ये कर्ली ब्रेसेस क्या है कि कर्ली ब्रेसेस की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में। तो मेरी आदत तो ये है कि जब मैं ये बनाता हूँ तो मैं दोनों पेयर एक साथ ही रख लेता हूँ, ताकि मैं भूलूँ ना कि मैंने लगाने, क्योंकि लास्ट में मुझे काउंट करने पड़ेंगे। तो मैं करता हूँ जैसे ही लगाता हूँ वैसे ही साथ में क्लोज भी कर देता हूँ। तो तुम भी अगर ये हैबिट रखते तो सही रहेगा। पर हाँ, रजिस्टर पे लिखते हुए मत करना है, ये कंप्यूटर पे टाइप करने के लिए ही है, रजिस्टर पे करोगे तो तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे डे 4 लिया, printf is Thursday, फिर डे 5 इट्स फ्राइडे। तो इस तरीके से ब्रांच बढ़ती जा रही है। डे इज इक्वल टू 6, तो यहाँ आ जाएगा printf सैटरडे, एल्स डे इज इक्वल टू 7, तो 7 पे लिखा आ जाए इट्स संडे। अगर अब ये मैच नहीं करता तो मैं सारे केसेस कंसीडर कर चुका हूं, तो एट द एंड क्या लिखा आ जाएगा, printf इनवैलिड डे नंबर एंटर। ये मैसेज लिखा। इसका ऐसे कंपाइल करते हैं, मैं 4 डालता हूँ, थर्सडे आ जाएगा। अगर मैं इसके अलावा कोई नंबर डालता हूँ तो इनवैलिड डे नंबर एंटर आ जाएगा। तो इस फॉर्म से आपसे बिल्ड कर सकते हैं। पर लेकिन अगर मैं देखूं, इसके लिए मुझे कर्ली ब्रेसेस के बड़े चक्कर में पड़ा हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को करते मुझे बहुत ही ज़्यादा चेकआउट करना पड़ा है कि
वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब बहुत नेस्टेड एनवायरनमेंट बन रहा है। पर एक चीज ऑब्जर्व की मैंने कि जो मेरा एल्स ब्लॉक है इसमें सिर्फ इफ एल्स ही आ रहा है, उसके अलावा और कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा। तो यानी कि मैं यहाँ क्या यूज कर सकता हूँ, एल्स इफ यूज कर सकता हूँ। तो जो ये मैंने स्ट्रक्चर नया ऐसा बन रहा था, एल्स इफ को यूज करके मैं यहाँ आता हूँ और इसे एल्स इफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा स्ट्रक्चर रीडेबल हो गया। ठीक है, मतलब इसके लगाने से आपको एडवांटेज ये मिल गया कि अगर आप पहले वाले स्ट्रक्चर को पढ़ते, उसमें हमें गए थे हॉरिजॉन्टली भी स्कैन रीड करना पड़ रहा था, पर यहाँ पर एज सच करने की कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब इस कंस्ट्रक्ट के बनाने का सिर्फ एक मोटो है कि आपके थोड़े ये कर्ली ब्रेसेस ओपनिंग एंड क्लोजिंग रहे और आपका प्रोग्राम थोड़ा सा अब बनाया। तो अब प्रोग्राम को अगर चेकआउट करो तो वो काफी रीडेबल है। पहली बात तो रीड करना थोड़ा आसान है, दूसरा हमारा पर्पस भी पूरा क्लियर नहीं होगा। तो ये एलसिफ का एडवांटेज है। मतलब अगर हम एलसिफ की बात करें तो एलसिफ में हमें ये एडवांटेज मिलता है कि जो आप नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाते हो और अगर इसमें ऐसा बिहेवियर मिल गया तो आप इजीली उसे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, दो क्वेश्चन मेरी तरफ से, इनपुट 10 नंबर्स एंड फाइंड आउट लार्जेस्ट नंबर। Input any character and check out its vowel or consonant. बाकी एक्सरसाइज नंबर 1, मतलब ये जो चैप्टर है इसमें 3 सेक्शन एक्सरसाइज के अनसॉल्व के, तो तुम्हें वो पहले वाले सेक्शन को रीड आउट करना स्टार्ट करो। जैसे मैं दिखा देता हूँ। पेज नंबर तुम लोगों के मैच करते हैं या नहीं करते हैं? ये वाला 79 के आसपास है, सेक्शन सी है। वो कोर्स प्राइस वाला होगा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ से सारे क्वेश्चन और इससे कुछ क्वेश्चंस में strt और pav नाम का फंक्शन भी यूज होता है। तो आज का मेरा लेक्चर तो फिनिश होता है। अब तुम बताओ कल के क्वेश्चनों का स्टेटस, अब वो डिस्कस ओके। एक डाउट है, पूछो। पूरी डिनोमिनेशन वाला लिखना नहीं है, कैसे लिखेंगे? चलो ठीक है, बाकी ग्रुप स्टडी नहीं करते हैं किसने की ग्रुप स्टडी? ठीक है, करनी चाहिए जल्दी होता है, एरर पे आते हैं, एक ज़्यादा बड़ी गलती कर रहा है। आप जो दिमाग लेते थे दिखाओ सर।
इससे शॉर्टकट कर दो, इससे शॉर्टकट कर दो, इससे शॉर्टकट कर दो। एफर्ट्स तो मारने ही पड़ेंगे। फिर भी एक छोटी सी टेक्निक है वो तुम्हें दिखा देता हूँ। पर एफर्ट्स उतने ही लगते हैं, मतलब वो नहीं है कि ये थे जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा शॉर्ट होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं थोड़ा अच्छा नहीं बस ये कह रहा है 100 के कितने लोग आएंगे वो कितने हैं वो बता Question अलग है। स्टेटमेंट ठीक है ठीक है कोई बात नहीं। SP प्रॉफिट अरे ऐसे नहीं करना, SP माइनस प्रॉफिट डिवाइड बाय 15, क्योंकि 15 आइटम्स का प्रॉफिट प्लस सेलिंग प्राइस दोनों साथ साथ है, मतलब जो प्रॉफिट है वो भी 15 आइटम्स का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो इसलिए दोनों का डिफरेंस फिर डिवाइड बाय 50। ठीक है सर इसमें अगर प्रॉफिट जैसे 100 ले लो तो उसमें 110 ले लो, किस बात का इसमें सेलिंग प्राइस ले लो, क्या लो दोबारा बताओ। SCP इक्वल टू SP माइनस प्रॉफिट होता है, अगर उसको 110 लो SP को तो 100 तो वही पंगा पड़ गया ना इंटीजर का, तो फ्लोट 15 से डिवाइड करो तो फ्लोट कर लेना पड़ेगा। देखो फ्लोट ये इश्यूज समझाने के लिए क्वेश्चन है कि तुम अगर इंटीजर लोगे तो इंटीजर में तुम्हें कुछ केसेस में प्रॉब्लम आ सकती और सर F को लगाना पड़ता है, F है। फ्लश नहीं फ्लोट का ही है। हाँ जैसे एक तो इंटीजर पे इसे आप फ्लोट लगाते हैं, एक आप ओरिजिनल जो F INTG में फ्लोट लगाते हैं, एक अलग है किसी का एक जेड के साथ F लगाते हैं। कैसे जैसे कोई डेसिमल में लिखा 2.3 आ गया, हाँ वो करूँगा। वो तो जैसे बाय डिफॉल्ट जब भी आप असाइनमेंट कर रहे हो अगर किसी फ्लोट लेते हो तो डायरेक्ट कांस्टेंट असाइन कर देते हो, तो हमें लिखते हैं एफ जैसे मैं सीधा कांस्टेंट दे रहा हूँ 10.3 डायरेक्ट असाइन कर रहा हूँ, यूजर से इनपुट नहीं कर रहा, तो यूजर से इनपुट कर रहा है तो अपने आप ही सही जाता है, पर जब आप खुद असाइन करते हो तब आपको एफ लगाना है कि वो फिर से फ्लोट नहीं समझता। ठीक है, एक रिवर्स वाला क्वेश्चन देख लो कि वो रिवर्स वाला कैसे होना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हो तुम लोगों के क्वेश्चन। देखो हमें तो सबसे पहले क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ सबसे पहले यूज़र से नंबर इनपुट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब यूज़र इनपुट करे तो printf enter any 4 डिजिट, मतलब मैं पहली डिमांड कर रहा हूँ कि वो एक 4 डिजिट नंबर हमें शो करे। 4 डिजिट नंबर डल गया। नाउ अब मुझे रिवर्स निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक रिवर्स ले लेता हूँ और एक रिमाइंडर ले लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ रिमाइंडर में सबसे पहले तो रिवर्स में नम मॉडुलस 10 ले लेता हूँ। ठीक है, मतलब पहला डिजिट उसके पास आ गया, देन नम को के लास्ट डिजिट से रिमूव कर देता हूँ, वो लास्ट डिजिट रिमूव हो जाएगा। अब मैं रिमाइंडर में अगेन नम मॉडुलस 10 लेता हूँ, लिखता हूँ रिवर्स में क्या हो, रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स का जो नंबर था लेट अस सपोज कर लो वो 4 था, अब ये डिजिट उसके पीछे जोड़ना है, तो मैंने क्या किया 4 मल्टीप्लाई बाय 10 40 हो गया, 40 प्लस 5 या जो भी डिजिट आया वो डाल दिया, फिर नम इज इक्वल टू नम डिवाइड बाय 10। ठीक है, फिर रिमाइंडर निकाला नम मॉडुलस 10 रेप इज इक्वल टू रेप मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, कितने डिजिट निकल गए मेरे, 3 डिजिट निकल गए, यानी अब मुझे ये स्टेप सिर्फ लास्ट टाइम रिपीट करना है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिमाइंडर में नम मॉडुलस 10 आ जाए, देन रेप इज इक्वल टू रेप मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर, फिर नम इज इक्वल टू नम बाय 10। उसका लिख दिया प्रिंटफ
द रिवर्स ऑफ इनपुट टर्म। ये रख इसे कंपाइलर में चलाते हैं, कैसे नंबर लिखा। तो एक तो ये टेक्निक से आपने सॉल्व कर, ठीक है। अभी चीज सर कंप्यूटर ये गलती से गलती किया मैं कट नहीं किया। अच्छा। आंसर गलत आ रहा था इसी करके फिर बाद में किया। अरे नहीं, पहली बात कंप्यूटर में तू लिखेगा कैसे ऐसे? 40 स्लैश था स्लैश लिखना चाहिए था ना। और वो तो वैसे भी क्या था, तुझे ऐसे लिखना था। अगर तू 40 100 पहले डिवाइड कर देगा वो 0 बना देगा, फिर 0 आंसर आ रहा। तो तुझे ऐसे करना चाहिए था, BS मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब यही चीज है कि ये जो यहाँ पे रूलिंग है ना, रूलिंग का आपको ध्यान होना चाहिए। अगर रूलिंग का ध्यान नहीं है, वैसे तो मैथमेटिकली देखा जाए फार्मूला ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे भी वो आपको आंसर नहीं देगा, क्योंकि जैसा उसका बिहेवियर है, और यही बिहेवियर तुम्हें कैच करना है और ग्रिप करना है। सर एक जो पाई आर स्क्वायर वाला क्वेश्चन नहीं था जिसमें रेडियस तो उसका सर आंसर दो पीछे आ रहा था, जैसे 44 आना चाहिए था 42 आ रहा था। पाई आर स्क्वायर सर किया, एक बार आप चेक कर लेना। ऐसा होता नहीं है। ये क्या लिखा हुआ है? किलोमीटर डिवाइड बाय मल्टीप्लाई सर नहीं सर मीटर इज इक्वल टू किलोमीटर डिवाइड बाय 1000 नहीं होगा। 15 किलोमीटर 15,000 मीटर नहीं होगा। किलोमीटर 15 ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जांपल दिया तेरे को ही बताया नहीं बताया। और अगेन यहाँ भी ये पंगा पड़ेगा, 0 आ रहा होगा सर। इसको तो आगे ये 5 डिवाइड बाय 9, अच्छा तो पहले से मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। आगे तो वो फिर आगे की सेटिंग माइनस माइनस 19 पुट करो ना फॉर राइट, तो माइनस 8 होती है, प्लस माइनस आ रहा है। सर ये स्टार 5 बाय 9 पीछे करेंगे ना तो आंसर आता है पहले। हाँ वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये इसका आंसर गलत आ रहा है सर। 98 डिग्री फॉर राइट पुट करो ना तो माइनस 8 डिग्री से माइनस 8 तो है बाद में माइनस तो एक बार फॉर्मूला देखना है। जी इसका आंसर क्या था? इसका इसकी जगह सीधा वो डाल देना, क्योंकि ये फिर वही पंगा पड़ रहा है। वैसे सर ठीक है क्या? इससे तो क्लियर है हम्म, सर, इससे तो क्लियर नहीं है। हाँ तो 3 आ जाएगा। और वैसे भी क्या है ना, पहले ये ऐसे करेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 22 यानी 44.7 आएगा। तो पहले ये मल्टीप्लाई कर देगा तो उससे आंसर भी तुम्हारा कुछ और ही बन जाएगा। सर जो 3.14 क्या क्या है लिखी मर्जी है, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया ना, अगर 3.14 लिखोगे तो डबल मानेगा, डबल को अपने आप ही कन्वर्ट कर देता है वो फ्लोट जब काम कर रहा होता है, उसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं चीज से। क्योंकि यहाँ पे वो कन्वर्जन की जो है कास्टिंग जो हमने डिस्कस की थी, यार ये इनपुट नहीं करवाना कुछ भी इसमें। पहले बताना पड़ेगा ना। अरे 80,000 फिक्स है। वही तो क्या पहले बताना पड़ेगा इसी में। हाँ ऊपर ही इनपुट आउटपुट नहीं करना है इसमें कुछ भी। 80,000 नंबर दिया, उसी को डिवाइड करो, उसी को स्प्लिट करते चलो। और फ्लोट नहीं लेना था, यहाँ पे मैंने बोला था लॉन्ग इंट लिखे चलो। और लॉन्ग इंट का मैंने बताया था एल लगाना पड़ता है, तो उससे कैलकुलेट होके आएगा, वो चीज करेंगे। वही है, यहाँ भी फार्मूला कैसे बनेगा, एसपी माइनस प्रॉफिट फिट डिवाइड बाय 50। इनका दिया हुआ है प्रॉफिट मैंने इनका दिया है 15 उसने क्या किया हुआ है, 15 आइटम्स का प्रॉफिट दिया हुआ है आपको, और 15 आइटम्स का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, और आपको सिंगल आइटम का कॉस्ट प्राइस निकालना है। पूरे से डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, पूरे से डिवाइड करना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना। ये वाला लिखा नहीं है डिनोमिनेशन। ठीक है, ठीक है। किए क्वेश्चन जो आपने कहा ये तो वो मिस कर दी।
जो कल लेक्चर में करा दिया था ना वो नहीं वो नहीं किए। वो पैसा तो आ गया वैसे ये तो आपने जो दिया था ठीक है। यार तुमने की क्वेश्चन तुम्हारा आंसर सही आ रहा है इसका? सर वैसे किया था प्रोग्राम में चलो चेक करते हैं। पैरेंथेसिस में आएगा ये सेलिंग और प्रॉफिट ना ऐसे आएगा। ठीक है, बाकी देखो तो क्वेश्चन से बता देंगे। नोट्स तो रेडी है और सब याद है? सर ये तो गलती हो गई ना आंसर में 5 by 9 बाद में लिखना सर। अरे ऐसे नहीं लिखना, बस मेरे कहने का मतलब है मैं वो नहीं कह रहा कि निकल क्या ये 5 मैथमेटिकल स्टाइल से ना लिखो। इसमें ऐसे कोई वर्ड तो ऐसे नहीं है वहाँ तो ऑप्शन नहीं देगा ना वहाँ तो तुम लिख ही नहीं पाओगे वैसा। लेकिन अपनी आदत डालो थोड़ी सी लिखते हुए, क्योंकि पेपर वगैरह में जब लिखना पड़ेगा अगर कोई प्रोग्राम आ गया तो कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन आदत ये वाली नहीं तो फिर काम खराब हो जाएगा। ये प्रोग्राम बहुत रहता है पेपरों में ना कि अगर उस पैटर्न से लिखते हैं तो कई जगह पे लोग सीधे ही काटा मार देते हैं। बड़ा स्टाइल है यार ये तो। थोड़ी बार सब कॉपी पेस्ट कर रहा था उसमें उसमें तो लिखा उसमें भी बार 5 times copy paste मैंने आइडिया दिया था इसे क्वेश्चन मिल जाएगा आइडिया सही नहीं है। ठीक है, ये तो सेमीकोलन लगाया है वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ी सी हाइट बनानी चाहिए। इसमें 3 डिजिट क्यों नहीं? 3 काम करने के लिए 3 से एक्टिवेट है 5 सर वही था कि अगर मेरा डिलीवर के सिंपल डिलीट करो तो आ जाएगा। अगर डेसिमल में आप फिर ऐसा करना तो वो फ्लोट है तो ये थीटा सारे फ्लोट ले लो, बस तो ले तो रखा है उसमें गड़बड़ होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखो ये वाला डिनोमिनेशन वाला क्वेश्चन देख लो कि वो कैसे होगा। जैसे मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि इस क्वेश्चन को आप कई पैटर्न से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि किस तरीके से बनाना है, क्योंकि स्टेटमेंट में इतनी क्लियरली लिखी हुई है ऑल्टर एडिशन के अंदर। तो थोड़ा सा ही लिखा कि डिनोमिनेशन बता दो, अमाउंट जितना विथड्रॉ करना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे आके सबसे पहले तो आपने एक अमाउंट इनपुट करवाया, प्रिंटफ एंटर द अमाउंट। ठीक है, उसके बाद स्कैनफ करवा लो और मैंने अमाउंट इनपुट कर दिया। उसके बाद एक तो मुझे 100 के नोट्स चेकआउट करने, 50 के नोट चेकआउट करने, 10 के नोट चेकआउट करने। ठीक है, जैसे तुम्हारे केस में 2, 1 सब कुछ दिया हुआ है, पर इसमें सिर्फ HFT दिया हुआ है। इनके हिसाब से कर लेते हैं कि 5 के नोट्स ही देख लो, 1 to 5, 10, 50, ठीक है, 2 के भी देख लो और 1 के भी देख लो। ठीक है, और यहाँ भी हल लिख लेते हैं, यहाँ पे 50 ले लेते हैं, यहाँ पे 10। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 100 के कितने नोट होंगे, सिंपली हम करते हैं अमाउंट, सो डिवाइड 100 कर दो।
उतने 100 के नोट्स बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अमाउंट आ चुके हैं, अमाउंट में अब क्या आ जाए, मॉडुलस 100, यानी बाकी जो अमाउंट रहेगा 100 के डिवाइड होने के बाद, लेट अस सपोज करो 1655 है, तो कितना रह गया, ठीक है ना, 55 रह गया, ठीक है ना, क्योंकि 16 नोट ही होगी। फिर उसके बाद हम लिखेंगे 50। वैसे ये 1 और 2 का नंबर तो आना ही नहीं है कभी, अगर एक कायदे से देखा जाए तो बहुत रेयर चांस है कि अगर 1 का नंबर आ गया तो वो क्या कहते हैं 5 का नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये कहेगा कुछ सिनेरियोज हैं जहाँ पे नहीं आएगा, जैसे 11 बना तो 10 आया, 1 आएगा, बाकी मैक्सिमम ये जो लास्ट वाले छोटे छोटे हैं तो 0 ही रहेंगे मैक्सिमम, ठीक है। तो 50 का लेना है तो 50 में हम डाल देते हैं जो अमाउंट बचा है उसको डिवाइड कर लो 50 से, फिर अमाउंट को छोटा करने के लिए अमाउंट मॉडुलस 50, फिर उसका 10 के नोट्स का नंबर आएगा तो ले लेते हैं अमाउंट डिवाइड बाय 10, फिर अमाउंट के 10 से अलावा जो अमाउंट बच गया उसके लिए मॉडुलस 10, फिर 5 का नंबर है, अमाउंट मॉडुलस 5, फिर 2 का नंबर लेते हैं, अमाउंट मॉडुलस 2, फिर अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉडुलस 2। बाकी का मॉडुलस से जो यहाँ तो स्लैश आएगा, ठीक, बाकी जो बचा वो 1 ही बचेगा, तो सीधा जितना अमाउंट बचेगा वो सीधा अमाउंट में डालो, ठीक। तो यहाँ लिखा printf 100 नोट्स यहाँ पे हम लिख दिया 50 नोट्स, printf 10 notes, then printf 5 notes, percentage slash n 5, printf 2 notes, one note या coins, या स्लैश n गेट सीज, इतने को कंपाइल करके चलाते हैं, जिसे डाल दिया 1640 कर दो, कैसे दिखा देगा 100 के नोट्स इतने, 10 के आपको 4 देने पड़ेंगे और 2 के 2 दे दो, तो इस तरीके से काम कर सकते हैं। क्लियर है, बाकी फिर कल देखते हैं। पेन ड्राइव